नमस्कार, मैं राजकुमार झा और हमारे साथ आपके जो हम डॉक्टर साहब एक ख़ास शो लाते हैं। इस शो में नए नए मेहमान होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर और भी कई सारी जो टॉपिक होती हैं उस पर बातचीत होती है। लेकिन इस बार जो हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या कुमार हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी हाल ही में जो बॉर्डर 2 फिल्म आई, बॉर्डर 2 में जो एक्ट्रेस हैं मोना सिंह एक इंटरव्यू दी और उसमें उन्होंने बताया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की है कि एग फ्रीजिंग उन्होंने करवाया था। तो सवाल पहले आपके मन में ये उठ रहा होगा कि एग फ्रीजिंग क्या है, कैसे होता है, एग फ्रीजिंग के प्रोसेस क्या है, उम्र क्या है, कीमत क्या है, तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। और इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिव्या कुमार हैं। तो मैम, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर साहब शो में भी। सबसे पहले मैम थैंक यू सो जानेंगे, मच। मैम सबसे पहले जो ये जो एक्ट्रेस ने जो बयान दिया है, जो मोना सिंह हैं, वो जो बयान दी हैं कि हमने एग फ्रीजिंग करवाए थे। तो सवाल तो पहले ये होता है कि एग फ्रीजिंग की नौबत ही क्यों आई, जिसके चर्चा होने लगती है कि एग फ्रीजिंग करवाना है या सही है या गलत है, ये तो बाद में, लेकिन एग फ्रीजिंग की नौबत क्यों आती है या क्यों करवाना चाहते हैं लोग? देखिए, एग फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ न्यूअर मोडालिटी, एक नई विधा है। और ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंदर आता है, जिसमें आपका जो मदरहुड है या जो एक कपल का, अगर हम एग फ्रीजिंग की बात करें, तो एक औरत कब माँ बनना चाहती है या माँ बनने के लिए तैयार है, ये उसके हाथों में होता है। क्योंकि अब ये फीमेल्स के साथ ज़्यादा क्यों होता है ऐसी चीज़ें, बिकॉज फीमेल्स में जो एग का जो रिजर्व होता है वो लिमिटेड होता है। जब एक औरत एक बच्ची पैदा लेती है, इनफैक्ट एक फीमेल पैदा लेती है, तो वो एक लिमिटेड एग के रिजर्व के साथ पैदा लेती है और ये एग्स बनते नहीं हैं। जैसे जब वो बड़ी हो जाती है, एडोलेसेंट एज में आती है, जब उसके पीरियड शुरू होते हैं, यानी कि जब वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाती है, तो उस फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह जो एग्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं, उसमें से एग्स खर्च होने लगते हैं, मतलब कम होने लगते हैं और ये बनते नहीं हैं। तो एक तो पहली बात कि इसकी जो क्वांटिटी भी कम होती है, और दूसरा है कि जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है या एक फीमेल की एजिंग होती है, वैसे वैसे उसके एग्स की एजिंग होती है। तो एज के साथ एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसलिए फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव विंडो होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है और वो लिमिटेड होता है। और एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है जो एक फीमेल में, उसका उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए या करना पड़ता है, बिकॉज ये जो विंडो होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे वो अपने एग को फ्रीज कर सकती है जबकि वो मदरहुड के लिए तैयार नहीं है। और इसका कारण ये होता है क्योंकि जो करियर ओरिएंटेड वुमेन होती है, आप देखोगे कि जो पीक करियर का टाइम होता है, मतलब 20s से लेके मिड 20s से लेके लेट 30s तक, जैसे अब जो एक्ट्रेसेस होती हैं और सेलिब्रिटी होती हैं, उनका जो पीक टाइम भी यही यूथ वाला टाइम होता है। तो उस टाइम दे कांट अफोर्ड टू बिकम अ मदर, बिकॉज ऑब्वियसली मदरहुड के साथ ना सिर्फ फिनेंशियल इम्प्लीकेशन है, बट उनके फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, एंड दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ फ्रॉम फॉर मदरहुड। तो इसलिए वो सारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो सही टाइम पे अपने एग्स को फ्रीज कर दें, और फिर जब फ्यूचर में जब वो मदरहुड के लिए रेडी हैं, तो फिर उसी एग से, उनके पार्टनर के स्पर्म से हम एम्ब्रियो बना के और वापस उनके यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये जेनेटिकली उनके अपने बच्चे उनको मिल सकते हैं। अच्छा, इसकी उम्र जैसे सीमा बताया आपने कि क्या 34 के बाद अगर कराएं तो क्या इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, क्या एग फ्रीजिंग ना नहीं, हो? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओवेरियन रिजर्व जो है वो इंडिविजुअल में अलग अलग, हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, और इसमें रेशियल इम्प्लीकेशन होते हैं। जैसे इंडियन फीमेल्स में देखा गया है कि हमारे ओवरीज की एजिंग 6 साल आगे होती है स्पेनिश या अरेबिक काउंटर पार्ट से, मतलब हमारा ओवेरियन रिजर्व जल्दी खत्म होने वाला होता है। तो ये एक बात हो गई। प्लस जब आप अपने एग को फ्रीज करा रहे हो, तो वो उस टाइम कराओ जब वो सबसे ज्यादा हेल्दी हो। जी। तो जो इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो 30s के बाद, इनफैक्ट 30s के बाद ही थोड़े थोड़े करके रिजर्व डिक्लाइन होने लगते हैं। जो हमारी पीक
फर्टिलिटी होती है वो मिड 20s में होती है। 35 के बाद डिक्लाइन और बढ़ जाता है, और 37 to 40 के बीच में शार्प डिक्लाइन अगेन एक आता है। 40 के बाद कई बार हमें उन फीमेल्स में एग्स नहीं मिलते हैं जिनको हम फर्टिलाइज करके बेबी बना सके। इसलिए 35 से पहले अगर एग फ्रीज करती हैं फीमेल्स, तो उसके रिजल्ट, मतलब रिजल्ट इन द सेंस कि जब हम उन्हीं oocyte से, उन्हीं एग से, उनके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उस एम्ब्रियो का लाइव बर्थ वेट या टेक होम बेबी रेट, मतलब उस एम्ब्रियो से उनको बच्चा मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये जो oocyte होता है इसकी क्वालिटी बेटर होती है, एज इन ये यंग एज में, मतलब यंग फीमेल्स के एग्स होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जितनी फीमेल्स की एज उतनी उनकी oocyte की एज। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है मेल्स के फिजियोलॉजी से। मेल्स में स्पर्म्स निकलते हैं और बनते हैं, फीमेल्स में एग बनते नहीं हैं। एग एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और जब लड़की बड़ी होती है तो वो एक मच्योर होना शुरू होते हैं, और विथ एवरी मेंसेस दे लूज ऑन देयर नंबर ऑफ एग्स, एंड विथ एजिंग द क्वालिटी ऑफ एग्स ऑल्सो डेटेरिएट, मतलब उनकी एग की भी एजिंग बढ़ती है, और एक एग जो एज्ड एग होता है उसकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी कम होती है। अच्छा, तो इसमें हाँ। इसको अगर oocyte फ्रीजिंग के लिए आप जा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप 35 ईयर से पहले कराओ, तो उसके रिजल्ट बेटर होते हैं, क्योंकि तब हमें नंबर ऑफ एग्स भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है, एंड डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ एग्स होते हैं वो भी बेटर होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो किस उम्र के जो लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि किन लोगों को ये इस प्रोसेस को या अंडर जो एग फ्रीजिंग है इसको करवाने पर विचार करना चाहिए? क्या इसमें जो कुछ खामियां भी होगी कि ऐसे लोग नहीं करवा सकती, या ऐसे महिलाएं नहीं करवा सकती हैं, या शादी के इतने साल बाद करवाना हो या तुरंत करवाना हो, मतलब क्या कुछ है प्रोसेस की? कौन सी महिलाएं हैं जो करवा सकती हैं, कौन सी नहीं करवा सकती हैं? नहीं, oocyte देखिए, oocyte फ्रीजिंग, हाँ, देखिए oocyte फ्रीजिंग तो सिंगल फीमेल्स भी करवा सकती हैं, और बिकॉज अगर वो मैरिड हैं या पार्टनर हैं तो फिर वो यूजुअली oocyte नहीं, वो अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कराते हैं। मतलब अच्छा। एग्स बन गए और उसमें स्पर्म के साथ हमने फर्टिलाइज किया और फिर एम्ब्रियो को फ्रीज किया। जब हम एग फ्रीजिंग की बात करते हैं तो यूजुअली ये सिंगल महिलाएं ही करवाती हैं, जिन्होंने अभी शादी नहीं की हो, और या फिर मतलब लिव इन में रह रहे हैं, पार्टनर्स हैं, बट अभी मैरिज और पेरेंटहुड उनके कार्ड्स में नहीं है। तो यूजुअली ये सिंगल वुमेन ही कराती हैं। लो, अगर हम इसमें, इसके देखो दो इंडिकेशन होते हैं, अगर मैं वैसे कहूँ कि एक तो वैसा भी होता है जिसमें हम मेडिकल इंडिकेशन बोलेंगे। तो मेडिकल इंडिकेशन जिनमें जो कैंसर, जो यंग लड़कियां जिनमें कैंसर हो गया हो, और जैसे ओवरीज के या यूट्रस के कैंसर हो गया हो, तो उन केसेस में भी कई बार हम रेस्क्यू की तरह उनके oocyte या ओवेरियन टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं, अगर वो कैंसर फ्री हैं तो ये तो मेडिकल इंडिकेशन हो जाता है। अगर हम सोशल की बात करें, यहाँ पे हम सोशल इंडिकेशन की ही बात करेंगे, जैसे जिस तरह की सेलिब्रिटी का आपने एग्जाम्पल दिया है, तो ये यूजुअली वही फीमेल होती हैं जो अडल्ट होती हैं, अपना डिसीजन ले सकती हैं, और उनको अभी शादी नहीं करनी, उनको अभी बच्चे नहीं करने, बट फ्यूचर में उन्हें ये चीजें चाहिए, और उनको ये नहीं पता है कि वो 35 में उनको पार्टनर मिलेगा तो वो मैरिज को इम्ब्रेस करेंगी और पेरेंटहुड को इम्ब्रेस करेंगी, या 40 के बाद भी। बिकॉज जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज, आप अगर एक्ट्रेसेस की बात करें, बिकॉज वो ये, मैं हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे में, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ओपन हो रही हैं। मतलब इट्स नो मोर अ क्लोज्ड थिंग डिस्कशन, इट्स एन ओपन डिस्कशन। जैसे अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो कुछ सेलिब्रिटीज लेस देन 30 में पेरेंटहुड को, मदरहुड को एम्ब्रेस करती हैं, जैसे आप आलिया भट्ट को ले लें, या कुछ जो है वो 40s में, जैसे कटरीना कैफ हो गए, या दीपिका जो कि लेट 30s में कर रही हैं, या कई लोग जो बिल्कुल ओपन है कि उन्होंने एग फ्रीजिंग के थ्रू कराया, जिसमें डायना हेडन होती थी एक, शी वाज आई थिंक मिस वर्ल्ड, एंड उन्होंने सबसे पहले बताया था कि उन्होंने अपने oocyte फ्रीज किए,
और अब जैसे आप मोना सिंह की बात कर रहे हो, तो ये वो सारी फीमेल होती हैं जो बनना तो चाहती हैं माँ, लेकिन उनको भी क्लियर नहीं है कि वो कब शादी करेंगी और कब माँ बनेंगी, और उनका बायोलॉजिकल क्लॉक तब तक टिक हो जाएगा, तब तक शायद इनका ओवेरियन रिजर्व ही इतना ना बचे कि वो बाद में आईवीएफ के थ्रू भी बेबी बना सके। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इतना ही नहीं, जो लोग कॉर्पोरेट जॉब में होती हैं, इवन इवन आई कैन सी सो मेनी कलीग्स ऑफ माइंड, डॉक्टर्स होती हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनको कब पेरेंटहुड के लिए जाना है या मदरहुड के लिए जाना है, तो ये लोग भी आगे आके और अपने एग फ्रीज करा रही हैं। कुछ एक डिजीज होता है जैसे एंडोमेट्रियोसिस, अगर ये यंग गर्ल्स में होता है, यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज में होता है, और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें भी ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। तो अगर हमने यंग गर्ल में देखा एंडोमेट्रियोसिस, तो हम उनको भी इस ऑप्शन के लिए काउंसल करते हैं कि आप अगर बिल्कुल अभी आपको नहीं पता है कि आप लेट थर्टीज या कब शादी करोगे, तो ये oocyte फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें कई ओवेरियन ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल से जल्दी डिप्लीट हो जाता है। तो बाय द टाइम आप अपना रेडी हो जाओ फिनेंशियली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली पेरेंटहुड के लिए, तो आपको पता चलता है कि आपके एग्स ही नहीं है। तो ये सही टाइम पे एग फ्रीजिंग कराना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी ओपीडीज में हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो प्रीमच्योर प्रीमच्योर ओवेरियन फेलियर बोले या ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब समय से पहले भी जो यंग फीमेल्स हो रही हैं उनका रिजर्व कम हो रहा है। इसके कारण कई होते हैं, कई बार ट्यूबरकुलोसिस या कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होती है, और कभी कभी कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, या कभी कभी पता भी नहीं चलता। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए भी जो अडल्ट हैं और अभी उनको पता नहीं है शादी कब होनी है, एक का रिजर्व भी बॉर्डर लाइन है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ताकि वो जेनेटिकली अपना बच्चा पा सके। तो डेफिनेटली ये एक तरह से बून है फॉर दीज काइंड ऑफ। अच्छा, एक चीज़ होता है मैम, जैसे जो लोग ये सुन रहे होंगे उनके मन में सवाल होगा कि हमने सब चीज़ बातें तो कर ली कि ऐसे प्रोसेस है, ये लोग करवा सकते हैं, लेकिन क्या इसकी कीमत कितनी होगी, खर्च कितना आता होगा अगर कोई लड़की इसका है जो खर्च करवाना चाहे? लगभग आईवीएफ साइकिल के बराबर ही आता है, क्योंकि उसमें सारा प्रोसीजर उतना ही होता है, ऑलमोस्ट एक आईवीएफ साइकिल के जितना ही होता है। जो आईवीएफ का साइकिल है, जो जो हर जगह अलग अलग होता है, उसके डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन किस तरह से मेडिसिन ले रहे हैं, या उसके पहले की तैयारी कैसी करनी है, या उसमें हार्मोन का डोज कितना लगना है। इन सारी चीज़ों पे आईवीएफ के साइकिल का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसके कॉस्ट होते हैं, बट इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट एक आईवीएफ साइकिल के जितना ही होता है, जो 1 लाख, मतलब इट डिपेंड्स, जैसे मैंने बताया, हाँ हाँ, वो तो स्थिति पे निर्भर करेगा, हाँ। लाख टू 1.8 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हार्मोन का कंजम्पशन है, और ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और कभी कभी हमें पहले भी तैयारी करनी पड़ती है बिफोर एग को, जो एग के लिए हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं उसके लिए भी हमें थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोनल मिल्यू ऑफ द फीमेल बॉडी में हार्मोन्स कैसे एक्ट कर रहे हैं इस पे। तो इन सब पे उसका कॉस्ट डिपेंड करता है, और कॉस्ट लगभग एक आईवीएफ साइकिल के बराबर ही होता है। ये प्रोसेस की भी अगर हम बात करें, तो ये भी एक आईवीएफ साइकिल की तरह ही इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके मतलब मैं लास्ट सवाल ये लेना चाहूँगा कि इसमें मतलब फ़ायदा और नुकसान क्या है? जैसे हमने फ़ायदे की बात कर ली, तो नुकसान भी है क्या? कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ऐसा हाँ, आप वो मैं देख रही बता हों? रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में प्रोसेस बता देती हूँ। यूजुअली एक बार जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पीरियड्स के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगते हैं, 11-12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, और उसके बाद 13th-14th डे हम बेहोश करके, क्योंकि एक थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बेहोश करके अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में हम सारे एग्स निकाल लेते हैं, और फिर आईवीएफ लैब में इनको हम फ्रीज कर देते हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब जो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो जो सबसे पहला है कि अगर वर्किंग वुमेन है तो उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा मेंटली अपने आप को, कि इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज कम से कम 5 से 6 विजिट उनके लगेंगे। तो ये आप कह सकते हो कि वर्क प्लेस से उनको उतनी देर दूर रहना पड़ सकता है। दूसरा है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देन कमिंग टू इंजेक्शंस, क्योंकि इंजेक्शंस डेली लगते हैं, तो इंजेक्शंस का पेन भी होता है।
अब इसमें जो हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसमें हम एक साइकिल में, जो कि नेचुरली एक साइकिल में 1 या 2 अंडे बनते हैं, हमारा टारगेट उनसे ज़्यादा एग्स का होता है, कम से कम 7 to 8। और ऊसाइड की हम बात करें तो हमारा टारगेट 10 से 15 का भी होता है कभी कभी। बिकॉज यहाँ पे एक बात और मैं एडिशनल बताना चाहूंगी कि अगर हम एक टेक होम बेबी रेट की बात करें तो कम से कम हमें 10 से 15 ऊसाइट फ्रीज करने होते हैं, क्योंकि कहीं भी ये 100% नहीं होता। मतलब हमने 15 ऊसाइट फ्रीज किए तो जब हम उसको थॉ करेंगे, मतलब फ्रीजिंग के बाद जब वापस हम काम करने के लिए उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% रिट्रीवल हो। मतलब 100% सर्वाइवल नहीं होता जब हम फ्रीज करते हैं। एट मैक्स 90% तक होता है। फिर जब इनको हम फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं तो वहां पे भी कुछ एग्स हैं जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनते हैं। तो ऐसे करके अगर हमने 10 से 15 oocyte फ्रीज कर लिए तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हम एक अच्छा एम्ब्रियो तो जरूर बना लेंगे, जिससे हम टेक होम बेबी रेट एटलीस्ट एक 1 बेबी का तो हो सकता है। तो इस तरह का रेशियो होता है। तो इसलिए जब हम एग्स ज़्यादा बनाने के लिए इंजेक्शंस देते हैं तो उन इंजेक्शंस के थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिनको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। वैसे ये अब बहुत कम हो गया कि अब हमारा जो प्रोटोकॉल है वो बहुत सॉफ्ट होता है। हम उतने हाई डोज में हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं देते हैं। तो अब तो 0.1% आप मान के चलो OHSS का जो इंसिडेंस हो गया है इन एवरी IVF क्लिनिक, तो दैट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। बट ये OHSS एक ऐसी चीज है जिससे हम सब डरते हैं, और ये जो आप कहते हैं उसका खतरा, ये हो जी। सकता है जिसमें अंडे बहुत ज्यादा बन गए, हार्मोन का लेवल बहुत हो जाता है, पेट के अराउंड, पेट में पानी आना या लंग्स के अराउंड पानी आना, सांस लेने में डिफिकल्टी होना, और इसमें कभी कभी हमें पेशेंट को एडमिट भी रखना पड़ता है। हम्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है कि जब हम एग रिट्राइव कर रहे हैं तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया के अपने हजार्ड हो सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट एनेस्थीसिया होता है बट स्टिल इसके हजार्ड होते हैं। देन तीसरा कि ये एक इन्वेजिव मेथड है, इसमें एक नीडल होती है जिसको हम वेजाइनली प्रिक करके एग के फ्लूइड को निकालते हैं। तो वहां पे ओवरी में इंफेक्शन होने का खतरा, या उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स या आंतें होती है उसमें इंजुरी का खतरा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें, दीज आर द लाइक कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट आप मान के चलो, वो होता है जो जब हम ऊसाइट फ्रीजिंग के लिए पेशेंट को लेते हैं। तो ये जो जितना आपने प्रोसेस बताया इसमें टाइम कितना लग जाएगा? लगभग 15 दिन लेके चले क्या, कि 15 दिन लगता होगा? हाँ, आप 15 दिन मान के, 15 दिन में ही हमारा प्रोसेस डेफिनेटली हो जाता है। अच्छा। तो ये पूरे जो जानकारी थी वो हमने दर्शकों के बीच में बताया कि ये जो मोना सिंह हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि एग फ्रीजिंग करवाई थी, लेकिन आपको विस्तार से इस पर नहीं पता होगा कि ये एग फ्रीजिंग क्या होता है, किस प्रोसेस से गुजरता है। तो इसलिए हमने मैम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो सकें, इसको समझ सकें, जान सकें। और तब तक हमें और डॉक्टर दिव्या कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए डॉक्टर साहब। खास शो सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होती हैं सप्ताह में एक बार होता है, और इस वजह से हमने मैम से रिक्वेस्ट किया था और मैम ने आपको पूरी जानकारी दी। मैम आपका भी न्यूज़ तक में बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद कि आप जुड़ी और बेशकीमती समय दी। थैंक यू मैम। धन्यवाद राजू जी, थैंक्स अ लॉट।